भूतराज अभी भी हवा में मौजूद था। पलक झपकते ही उसके साथ ब्लैक होल की तरफ बढ़ते दिखाई देने लगे थे। थोड़ी देर के लिए तो भूतराज को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद वो काले कोहरे से बाहर निकल आया। उसे समझ आ गया था कि उसका विरोधी कोई बड़ा दिग्गज था। ऐसे में अपनी जान बचाना ही उसे बेहतर लगा। संता ने जोर से हंसा और अपने हाथ में काले झंडे को पकड़े रहा। थोड़ी देर ठंड महसूस करने के बाद गांव के लोगों को राहत महसूस होने लगी थी। हालांकि उन्हें नहीं मालूम था कि असल में क्या हो रहा था। राज, चलो चले। थोड़ी देर बाद संता ने झंडा वापस रख लिया और राज को लेकर उड़ती तलवार पर भूतराज की तरफ बढ़ने लगा। संता ने जानबूझकर भूतराज को जाने दिया था, क्योंकि वो बचे हुए भूतों को भी पकड़ना चाहता था। इस भूतराज की अक्ल थोड़ी कमजोर थी। भले ही उसकी पिछली जिंदगी की याद उसके पास वापस आ चुकी थी, लेकिन उसमें दिमाग काफी कम था। शायद ये कोई मंदबुद्धि भूतराज था जिसे अपने साथियों को छोड़कर भागना बेहतर लगा था। बस इसी कारण वो समझ नहीं पाया था कि उसे जानबूझकर छोड़ा गया है। उसके दिमाग में अभी बस भागना ही चल रहा था, ताकि वो अपने अड्डे पर भागकर चला जाए और अपने बचे हुए साथियों से मिल ले। उसे लग रहा था कि अपने साथियों के साथ होने पर उसकी जिंदगी बच जाएगी। भूतराज वहां से बहुत तेजी से निकल गया और संता भी छुपकर उसका पीछा करता रहा। जल्द ही भूतराज कब्रिस्तान पहुंच गया। अच्छा, तो वाकई ये लोग कब्रिस्तान में ही थे, इसलिए यहाँ लोगों को भूत जैसी चीजें दिखी थी। यही इन लोगों का अड्डा होगा, राज ने मनी मन सोचा। सब बहुत अच्छे से होता जा रहा है, संता ने मुस्कुराकर कहा। वाकई सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था और राज को ये बात थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, इतने में ही भूतराज कब्रिस्तान की जमीन में घुस गया। जैसे आम आदमी पानी के अंदर चले जाते थे, उसी तरह भूतराज जमीन के अंदर में घुस गया था। सीनियर, हम जमीन के अंदर में कैसे जाएंगे? राज ने पूछा। हम अंदर क्यों जाएंगे? संता ने हंसकर कहा और अचानक उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकी, जिसके बाद आंखों में एक रहस्यमयी निशान दिखने लगा। ये एक्सरे आंखों की कला थी। अब कुछ भी संता की आंखों से नहीं बच सकता था। मुझे दिखा है कि इस जगह को जिसने बनाया है वो बहुत दुष्ट है, संता ने हंसकर कहा। इसके बाद वो राज को लेकर थोड़ी देर तक उड़ा और पहाड़ के किनारे रुक गया। भूतराज जमीन के अंदर से होता हुआ उस पहाड़ी के अंदर गया था। पहाड़ के अंदर लोगों ने एक सुरंग जैसी बनाई थी। पहाड़ के किनारे पर खुफिया दरवाजा था, लेकिन संता के पास अभी इसे खोलने का तरीका सोचने का समय नहीं था। इसलिए उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और एक धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे काफी जगह मौजूद थी जो भूतों से भरी हुई थी। अभी अभी भाग कर आया भूतराज भी बीच में खड़ा होकर दो और भूतराजों को सारी बात समझा रहा था। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजा खुल गया था। भागकर आए भूतराज ने मुड़कर देखा तो उसकी नजर सीधा संता पर पड़ी और वो डर कर कांप गया। यही है वो बड़े भैया, इसी जादूगर ने सब किया है, भूतराज ने चिल्लाकर कहा। डरो मत, हम मिलकर हमला करेंगे, भूतराज मुखिया ने खड़े होकर कहा। अपने भूत सिपाहियों को आगे बढ़ाते हुए वो पीछे हटने लगा और भागने की तैयारी करने लगा। तुम कहां भागे जा रहे हो? संता ने हंसकर कहा और अपना झंडा निकालकर ब्लैक होल एक्टिवेट कर दिया। ब्लैक होल बहुत तेजी से सोखने लगा और सभी भूत उसके अंदर जाने लगे। भूतराज मुखिया भी चीखता हुआ उसके अंदर चला गया। थोड़ी देर में पूरी गुफा में हर भूत झंडे के अंदर चला गया। मजा आ गया, संता ने खुश होकर कहा। राज ने चारों तरफ ध्यान से देखा। ये शायद कलंदर का अड्डा था, लेकिन अब ये वीरान से ज्यादा और कुछ नहीं बचा। राज ने सोचा, अच्छे और बुरे को उन्हीं के हिसाब से इनाम और दंड मिलना चाहिए, बस सही समय आने की देरी होती है। राज ने धीरे से कहा। अब राज तिलिस्मक को बता सकता था कि 3 पंजे के निशान वाले जानवर के सिर वाला ऑर्गेनाइजेशन अब खत्म हो चुका है। तिलिस्मक के जवानी का एक सपना पूरा हो गया था। अरे राज, तुम इस जगह को जानते हो? संता ने पूछा। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी मुझसे दुश्मनी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है, राज ने मुस्कुराकर कहा।
तुम उतनी दूर से यही निपटाने आए थे? संता ने पूछा। हाँ, लेकिन भूतराजों ने सभी लोगों को पहले ही मार दिया था। मुझे तो उनसे कुछ सवाल भी पूछने थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गांव वालों को तबाह कर दिया। उन्होंने गांव वालों की जान लेकर उन्हें भूत बनाया, लेकिन अब वो सभी उन्हीं के भूतों से मारे गए। हर नाइंसाफी का अंत ही होता है। राज ने गहरी सांस लेकर कहा। राज, अगर यहाँ जादूगर थे तो तुम्हें यहाँ खोजबीन करनी चाहिए थी। तुम्हें यहाँ कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। संता ने सिर हिलाकर कहा। संता जानता था कि ऑर्गेनाइजेशन का अड्डा होने के कारण यहाँ कोई ना कोई खजाना जरूर छुपा होगा। राज तुरंत ही संता की बात समझ गया और आसपास चीजें देखने लगा। कलंदर को मारने के बाद भी उसे कुछ काम का सामान मिल गया था। चलो, मैं अब तुम्हारी मदद करता हूँ, संता ने कहा। संता के पास एक्सरे आंखें थीं, जिससे दीवारों के पार भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। संता की मदद से राज को एक के बाद एक चीजें मिलने लगी। सबसे पहले तो राज को एक सूटकेस मिला जिसमें कई सारे पैसे थे। आमतौर पर कलंदर कैश पे ही सारा काम करता था, इसलिए वो बैंक की जगह कैश अपने घर पर ही रखता था। कलंदर की मौत के बाद उसका सारा कैश उसके चमचों ने रख लिया था और अपने अड्डे में ही छुपा लिया था। इसके अलावा राज को एक काले मोतिया का डब्बा मिला जिसमें भूतिया शक्ति मौजूद थी। ये क्या है? राज ने उलझन में पड़कर सोचा। उसे इतना तो समझ आ गया था, ये कोई आम मोती नहीं है। ये शायद भूतिया मोती होंगे जो भूतों की मौत के बाद बच जाते हैं। भूतिया जादूगरों के अलावा कोई भी इन्हें हासिल नहीं कर सकता। ये शायद किसी काम ना आए, संता ने मुस्कुराकर कहा। राज ने सिर हिला दिया। अभी राज सोच में डूबा ही था, तभी उसके अंदर मौजूद भूत ने जोर से खाना कहा। खाना? राज को तुरंत ही भूतराज की मौत वाली बात याद आ गई। शायद ये भूतिया मोती उसके भूत का खाना था। इस तरह ये मोती राज के काम आ सकते थे। इसके बाद राज को जादुई दवाई बनाने का कुछ सामान मिला। जड़ी बूटियां देखकर राज को थोड़ी जानी पहचानी फील आई। अरे, ये जड़ी बूटियां तो रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने में काम आती हैं। राज ने हैरान होकर कहा। वो बहुत चौंक गया था। कुछ ही समय पहले जो लिस्ट वसीम ने उसे दी थी, वो सारा सामान उसकी आंखों के सामने था। लगता है सीनियर वसीम ने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है। ये वाकई रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने का सामान है, संता ने कहा। सीनियर, मुझे इस सामान की जरूरत है। क्या मैं ज्यादातर सामान अपने पास रख सकता हूँ? राज ने पूछा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, तुम ये सारा का सारा भी रख सकते हो। कैश और भूतिया मोती में मेरी कोई रुचि नहीं है। इसके अलावा मेरे पास रक्त और कुंडलिनी की पर्याप्त गोलियां भी हैं। अब जब उन्हें इस सामान की जरूरत है तो तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुझे आज के लिए उम्मीद से ज्यादा मिल गया है। मैं काफी खुश हूँ, संता ने राज के कंधे को थपथपाकर कहा। ठीक है, तो अब मैं इंतजार नहीं करने वाला, राज ने सिर हिलाकर कहा। उसे इस सामान की जरूरत थी। अब वो फिजूल फॉर्मेलिटी करके मौका नहीं गंवाना चाहता था। संता की मदद से राज ये सारा सामान लेकर जा भी सकता था। चलो चलें। भले ही हमने सारे भूतों को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये जगह ज्यादा देर तक रुकने के हिसाब से ठीक नहीं है, संता ने मुस्कुराकर कहा। अपनी बात कहने के बाद संता राज और सारे सामान को लेकर उड़ती तलवार पर चला गया। राज अपने हाथ में सामान को देखता रहा। आज उसकी किस्मत चमक गई थी। उसने न सिर्फ कलंदर के गुर्गों और भूतों से छुटकारा पा लिया था, बल्कि उसे रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने का सामान भी मिल गया था। सब कुछ सही होने के बाद भी मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, राज ने मनी मन सोचा। इसी समय ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हुए जिगोलो ने अपने दांत पीसे। उसके पीछे एक घमंडी आदमी खड़ा था जो चौथे लेवल का जादूगर था। जिगोलो ने राज को उसके सीनियर से अलग होने का बहुत इंतजार किया था। ऐसा मौका किसी भी हाल में होने लायक नहीं था, क्योंकि जिगोलो खुद राज से निपटना चाहता था और खूनी क्रिस्टल वापस लेना चाहता था। जिगोलो आज अपने एकमात्र दोस्त को साथ लेकर आया था, जो अभी अभी मेडिटेशन से बाहर आया था। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जिगोलो के साथ आ गया था। इसके बाद जब उसे पता चला कि जिगोलो किसी जादूगर को मजा चखाने वाला है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादूगर के लिए मेडिटेशन के बाद अपनी शक्तियों को आजमाने का मौका मिलने से अच्छा कुछ भी नहीं था।
हर जादूगर चाहता था कि लंबी मेहनत से हासिल की हुई शक्तियों को जल्द से जल्द आजमा लिया जाए। इसके बाद कुछ जादूगर ऐसे भी थे जिन्हें जादूगरी का तमाशा करना अच्छा लगता था। जिगोलो का दोस्त भी उन्हीं में से एक था। उसे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद था और अभी तो उसके पास नई शक्तियां भी थी जिन्हें वो इस्तेमाल करना चाहता था। उसे घमंड था कि वो चौथे लेवल पर आने के बाद, एक और आजाद जादूगर होने के बाद भी वो इतना ताकतवर है कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। जिगोलो भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया था। वो अपने इस अभियान में कोई कमी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को अपने साथ लाना बेहतर समझा था। जिगोलो के इरादे बहुत साफ थे। वो खूनी क्रिस्टल वापस लेकर हाइग्रीव को देने वाला था। जब उसने हाइग्रीव से वादा कर लिया था तो उसकी नाक की बात दांव पर लगी थी। ऐसे में पीछे हटने का जिगोलो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब जिगोलो की चालें खत्म होने लगी तो उसने खुद ही मैदान में उतरना बेहतर समझा। क्या जिगोलो राज से अपना बदला पूरा कर लेगा? क्या संता सही समय पर राज की मदद कर पाएगा? जिगोलो के साथ मौजूद आजाद जादूगर का नाम हटीला था। आमतौर पर आजाद जादूगर का चौथे लेवल पर पहुंच जाना काफी बड़ी बात थी। हटीला मेहनत का नतीजा जानता था। जिस लेवल पर वो था वहां कबीले के साथ न जुड़े होने के कारण उसे ज्यादा रिसोर्सेज आसानी से नहीं मिल पाते थे, जिससे उस पर भार बढ़ता जा रहा था। बस इसी कारण वो जिगोलो का दोस्त बना था। हालांकि जिगोलो की दोस्ती कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि जिगोलो का गुस्सा सभी को पता था और उसका दिमाग कब किस पर फिर जाता था किसी को नहीं पता था। जिगोलो की दोस्ती हासिल करने के लिए हटीला ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। जब भी जिगोलो का दिमाग फिरता था और उसे कोई मारने चाहिए होता था तो हटीला आगे आता था। जिगोलो को हमेशा हटीला को मारते हुए पूरा फील आता था, लेकिन हटीला भी उस दौरान अपनी ताकत का नमूना दिखा देता था, जो कि उसके ताकतवर होने का सबूत था। इसलिए हर बार हटीला जिगोलो से कम 100 राउंड तक लड़ाई करता और आखिर में जानबूझकर हार भी जाता था। ऐसा हटीला कई बार कर चुका था, जो कि असल में आसान काम नहीं था। हटीला की मेहनत का नतीजा आखिरकार बस यही रहा कि जिगोलो वाकई उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। जिगोलो का जैसा नेचर था उस हिसाब से उसके दोस्त बनना काफी कठिन था, इसलिए वो भी हटीला के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव करता था। बस गुस्से में आकर अभी भी हटीला की पिटाई ही होती थी, लेकिन खुशी के पलों में जिगोलो सिर्फ हटीला को ही याद करता था। जिगोलो के साथ दोस्ती होने से हटीला को असीम शैतानी कबीले से काफी कुछ हासिल हुआ था। अब हटीला बस अपने 5वें लेवल पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो असीम शैतानी कबीले से जुड़ जाए और खुद एक शाखा प्रमुख बन जाए। बस इसी कारण हटीला जिगोलो के साथ आया था, ताकि जिगोलो को लगे कि हटीला उसकी दोस्ती की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। सीनियर संता ने राज को वापस गांव पहुंचा दिया। राज, अब मैं निकलता हूँ। इतने भूत पकड़ने के बाद अब मैं उनको इस्तेमाल किए बिना खुद को रोक नहीं पा रहा। संता ने मुस्कुराकर कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएंगे, राज ने हाथ हिलाकर कहा। संता ने वापस अपनी उड़ती तलवार की सवारी की और चला गया। राज सारा सामान लेकर रोहन के दादाजी के घर की तरफ बढ़ने लगा। काश इस सामान को रखने के लिए मेरे पास कोई खास चीज होती, राज ने मन ही मन सोचा। शल्य ने राज को एक बार बताया कि राज अभी खास चीजों को हासिल करने लायक नहीं हुआ है और आसानी से ऐसी चीजें मिलना मुश्किल है। राज की किस्मत वसीम की जितनी अच्छी नहीं थी कि उसे सब कुछ मिलता चला जाए। रोहन के दादाजी के घर के पास पहुंचते ही राज ने सबसे पहले सारा सामान गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। हालांकि उसमें इतनी ज्यादा जगह भी नहीं थी। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं सीनियर संता की मदद लेकर इस सामान को टिकाने लगा देता, या तो फिर मुझे कोई बड़ी गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी। अब बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस सामान को कुछ ना हो, राज ने गाड़ी की डिग्गी लगाते हुए सोचा। जब राज घर में आया तो रोहन, यासीन और दादाजी कपड़े बदलकर हाथ में बास्केट लिए हुए थे। वो बस घर से बाहर ही जाने वाले थे। अरे राज, तुम आ गए। मैं बस तुम्हें फोन लगाने वाला था। हम स्ट्रॉबेरी तोड़ने पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, चलो साथ चलें, रोहन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, राज ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम कपड़े बदलना चाहते हो? पहाड़ पर काफी मच्छर हैं, रोहन ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
राज ने कहा। उसके पास अभी भी बर्फीला मोती था, ऐसे में मच्छर उसके आसपास भी नहीं भटक सकते थे, वरना राज की ठंडक से ही उनकी मौत हो सकती थी। चलो तो फिर चलें, रोहन ने कहा और यासीन को लेकर आगे निकल गया। उसके पीछे पीछे राज भी निकल पड़ा। रोहन के दादाजी थोड़ी दूर चलकर धीमे पड़ गए और राज के साथ चलने लगे। उनके चेहरे को देखकर समझ आ रहा था कि वो कुछ कहना चाहते थे। दादाजी, क्या आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं? राज ने मुस्कुराकर पूछा। राज, मैंने सुना है कि तुम्हारी पंखुड़ी नाम की कोई दोस्त है, क्या तुम उसे भी कभी अपने साथ लेकर आओगे? दादाजी ने पूछा। हाँ, वो आजकल थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त चल रही है, वो तो कई दिनों से घर से बाहर भी नहीं आई। राज ने पलकें झपकाकर कहा। यदि मैं पंखुड़ी को यहाँ लाया तो उसे बहुत मजा आएगा, लेकिन वो भूत साधना में लगी हुई है तो शायद अभी वो ना आ पाए, राज ने मनी मन सोचा। राज का जवाब सुनकर दादाजी ने चलना शुरू कर दिया। राज, तुम उससे बात कैसे करते हो? क्या तुमने उसे गांव की हालत के बारे में भी बताया था? क्या उसने तुम्हें कुछ जवाब दिया? थोड़ी देर बाद दादाजी ने पूछा। मुद्दा यह था कि गांव वालों के पास उनकी समस्या से निपटने का कोई और तरीका नहीं बचा था। उन्हें अपनी कमजोरी की वजह भी नहीं पता चल पा रही थी। इसके अलावा गांव में और भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं, जिससे सभी लोग बहुत परेशान थे। राज ने ना में सिर हिलाया। वो जानता था कि अब किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गांव से सारे भूत खत्म हो चुके थे। राज, क्या तुम गांव के हालात सुधार सकते हो? आखिर में दादाजी ने पूछा। दादाजी, इसमें मेरी कोई महारत नहीं है, राज ने जवाब दिया, जिसे सुनकर दादाजी काफी निराश हो गए। लेकिन दादाजी, शायद ये समस्याएं कुछ दिनों की ही हैं, शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, राज ने दिलासा देकर कहा। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा? दादाजी ने हैरान होकर कहा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अभी कुछ देर पहले ही उन्हें जोरदार ठंड का एहसास हुआ था और फिर सब ठीक हो गया था। ये सोचकर उनके मन में उम्मीद की लौ फड़फड़ाने लगी। मुझे ऐसी ही उम्मीद है, दादाजी ने सिर हिलाकर कहा। राज, क्या वाकई भूत होते हैं? काफी देर बाद दादाजी ने पूछा। अगर आपको लगता है कि वो होते हैं तो वो होते हैं, और नहीं तो नहीं, राज ने जवाब दिया। राज दादाजी को जादुई दुनिया के बारे में नहीं समझाने वाला था, ना ही वो ज्यादा कुछ बोलकर किसी की मुसीबत बढ़ाना चाहता था। अब भूत होते हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे काफी राहत महसूस हो रही है, दादाजी ने हंसकर कहा। इसके बाद दादाजी तीनों को लेकर स्ट्रॉबेरी के खेत गए। राज के दिलासा के बाद ही दादाजी को अपने शरीर की आधी से ज्यादा कमजोरी गायब लगने लगी थी। अपनी बास्केट स्ट्रॉबेरी से भरकर वो सभी घर की तरफ लौट गए। रात के समय मेडिटेशन करने के बाद राज खिड़की के पास जाकर सितारे देखने लगा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और कुछ ही घरों की लाइट जल रही थी। गांव शहर से दूर होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे लोग शांति से रह पाते थे। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, राज ने सोचा और वसीम की लिस्ट देखने लगा। लिस्ट के नीचे लिखा था, राज, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा ऋषिकेश जाना सफल होगा और तुम्हें रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने का सामान मिल जाएगा। राज को एहसास हुआ कि वसीम की दुआओं की वजह से आज का उसका दिन काफी बेहतर बीता था। शायद जरूरत खुद पूरी हो ही जाती है। जब मुझे जरूरत थी तो सीनियर संता खुद से ही आ गए। अब मुझे नई टेक्निक चाहिए थी तो उन्होंने मुझे एक टेक्निक भी दे दी। सीनियर वसीम के कारण मुझे सारा सामान भी मिल गया। क्या मेरी किस्मत सीनियर वसीम के कारण ही खिल रही है? क्या सीनियर वसीम की किस्मत सिर्फ उन तक ही बंधी हुई नहीं है और उनके आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है? अगर वाकई ऐसा होता है तो मुझे अब थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। अच्छी चीजें अपने साथ खतरा भी लाती हैं, राज ने मनी मन सोचा। अभी अच्छी चीजें तो उसके पास थीं, लेकिन खतरा आखिर कहाँ था? क्या ये तूफान के पहले की शांति थी? क्या राज की तरफ कोई ऐसी बड़ी मुसीबत बढ़ रही थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था? लेकिन राज ऐसी मुसीबत का सामना आखिर कैसे करने वाला था? इस बारे में राज जितना सोच रहा था उसे उतना ही अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा था। खतरे का डर राज के दिल में घर कर चुका था। अगर वाकई कोई खतरा मेरी तरफ बढ़ रहा है तो मुझे रोहन और बाकी लोगों को उससे दूर रखना होगा।
एक जादूगर होने के नाते मुझे अपने एहसासों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, राज ने सोचा। थोड़ी देर ख्यालों में रहने के बाद राज ने टेबल पर गाड़ी की चाबी रखी, फिर वसीम की लिस्ट और धीरे धीरे करके अपना सारा जादुई सामान जोड़ लिया। राज ने खिड़की खोली और लंबी चाल टेक्निक की मदद से अंधेरे में गायब हो गया। राज कलंदर के अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। कब्रिस्तान के पास होने के कारण कोई भी यहाँ रात के समय नहीं आता था। अगर वाकई कोई तूफान मेरी तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जादूगरों के बीच लड़ाई के लिए भी ये जगह बेहतर है। राज अभी अपने ख्यालों में डूबा ही था कि उसे कोई खतरा महसूस हुआ। राज ने एक हाथ में टफी के बाल और कवच तिलिस्म पकड़े और दूसरे में तलवार तिलिस्म। इसके बाद वो आसमान की तरफ ध्यान से देखने लगा। आसमान से कुछ नीचे की तरफ आ रहा था। कवच! राज ने तुरंत ही कवच तिलिस्म एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद बिना कुछ कहे ही राज के हाथ से टफी के बाल उड़ने लगे और उन्होंने एक बड़े से कुत्ते का रूप ले लिया। ये हूबहू टफी की तरह ही दिख रहा था। राज भले ही ताकतवर नहीं था, लेकिन वो अपनी तरफ से सारी तैयारी करके आया था। टफी और वसीम की मदद की बदौलत राज कम से कम इस हालत में तो था कि समय रहते वो अपनी जान बचा सकता था। लेकिन जंग के दौरान इतना दिमाग चल पाना भी कठिन था, इसलिए राज ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही कुछ चीजों को चालू करके रख दिया था। सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर राज के पास उड़ती तलवार थी, जो उसे सीधा वसीम के पास लेकर उड़ सकती थी। किसी मौत के मुंह में फंसने पर इसका इस्तेमाल राज की जिंदगी बचा सकता था, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए, ऐसी राज की इच्छा थी। क्या राज पर वाकई कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा था? आखिर राज खुद को इस खतरे से कैसे निकालेगा?